एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को हम जनरली जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो फर्स्ट उसको सोर्स से लेके हम लोकेलिटी तक लाते हैं। फिर उस पानी को हम क्या करते हैं, उस लोकेलिटी में यूज़ करके वो पानी हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट बन जाता है। इस वेस्ट वाटर को हम क्या करते हैं, ट्रीट करके वापस हम डिस्पोज करते हैं। तो ट्रीट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, डिस्पोज करने के बीच में एक वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। वो कैसा होता है, एज ए सॉलिड मटेरियल होता है। तो फिर वहाँ से हमारी एक और ब्रांच निकलती है एनवायरनमेंट की, उसे हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट का अलग से टॉपिक पढ़ते हैं हम, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में हम देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं और हमारा फिल्टर सिस्टम किस तरह से डेवलप करते हैं ताकि वो पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में सबसे पहले सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक सोर्स होता है, राइट। सोर्स हमारा कैसा हो सकता है, सरफेस पे भी सरफेस सोर्स हो सकता है और सब सरफेस सोर्स भी हो सकता है, राइट। सरफेस सोर्स मतलब सरफेस पे जो पानी अवेलेबल है, जैसे रिवर में हो गया, पॉन्ड में हो गया, राइट। तो ये हमारे सरफेस सोर्स हो गए। सब सरफेस में मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज होती है, हमारे अंडरग्राउंड एक्वीफर्स होते हैं, उससे हम पंप के थ्रू जब वाटर निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सब सरफेस सोर्सेज हो जाते हैं या फिर ग्राउंड अंडरग्राउंड सोर्सेज हो जाते हैं। इन सोर्सेज से हम मेन पाइपलाइन बिछा के हम इस पानी को कहाँ ले जाते हैं, एक ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तक। क्योंकि क्या होता है कि जो सरफेस वाटर पे जो सोर्स का जो पानी होता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है। इन इम्प्योरिटीज़ को हमें क्या करना होता है, कम करके हमें सप्लाई करना पड़ता है। ये ट्रीटेड वाटर जो होता है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सर्विस रिजर्वायर बनाते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जो आपने बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ देखी होगी वो एज ए सर्विस रिजर्वायर काम करती है, राइट। तो हमारे ये क्या हो गया, सर्विस रिजर्वायर। ओके, फिर यहाँ से पानी की जो लाइंस होती है वो हमारी जो लोकल एरिया है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। तो ये जो सप्लाई सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो इस तरह से पूरी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग चलती है। यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे हमें यहाँ पे पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉपुलेशंस रहती होगी। इस पॉपुलेशन की जो डिमांड होगी वो फुलफिल करनी होती है। ओके, तो जब इस पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल करनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन सब का डिज़ाइन करना पड़ता है उसके हिसाब से। मतलब जैसे यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख के आसपास है, 1 लाख की पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास उतना सफिशिएंट क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। उतने पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए इतना बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। और फिर 1 लाख की पॉपुलेशन को रिजर्व मतलब उतने पानी को अगर हमें स्टोर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना तो इतना बड़ा हमारा सर्विस रिजर्वायर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन अलग अलग जो ये सिस्टम्स है, मतलब जैसे मेन पाइप है, ट्रीटमेंट प्लांट है और हमारा क्या है, सर्विस रिजर्वायर है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो वो क्या है कि पॉपुलेशन की डिमांड को कैटर करते हैं, उतना तो हमारा कम से कम उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। पर उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या कि ये सिर्फ कल की डिमांड को फुलफिल करें या आने वाले फ्यूचर की डिमांड को फुलफिल करें, है ना। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। एक रिजर्वायर बनाने में लाखों का खर्चा आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाने के लिए हमें पूरा ज़मीन में एक्सकेवेशन करना पड़ता है। ओके, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो कॉस्टली होते तो मतलब इन सब को मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे 10 साल 20 साल 30 साल के लिए। ओके, तो जो हमारा स्टैंडर्ड है BIS स्टैंडर्ड, वो कहता है कि हमारा सोर्स होता है उसके साथ एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसको लगभग हमारा जो 15 साल की आने वाले फ्यूचर के 15 साल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे, इतना बड़ा होना चाहिए। ओके, ये जो सर्विस रिजर्वायर है ये भी हमारा कितने 15 साल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स है जो घरों तक पानी, हाउस होल्ड तक पानी पहुंचा रहे हैं, ये जो है वो 30 साल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। ओके, तो ये हमारा पर्पस होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पाइप्स लाइन सिस्टम है जो मतलब सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी ले जाती है, ट्रीटमेंट प्लांट से हमारा सर्विस रिजर्वायर तक पानी ले जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पाइप मेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइप मेन। इसे हमें लगभग कितने साल के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है, 30 साल के लिए। ओके, तो ये जो पाइप कनेक्शंस होते हैं वो हमें 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो अब 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन तो कर लेंगे, क्या हम मानेंगे कि 30 साल के लिए मतलब इसमें इतना पानी
जैसे हमारी अभी तो पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख के आसपास है, कितनी है, 1 लाख की पॉपुलेशन है। तो 30 साल के बाद ये पॉपुलेशन कुछ बढ़ जाएगी, तो ये क्या है, कितने परसेंटेज से बढ़ती है, कितने रेट से बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, इसके लिए एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का मतलब क्या होता है कि उस लोकेलिटी में पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है वो हमें देखना होता है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है कि जैसे ये लोकेलिटी है, मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड है, अलग अलग घर हैं, राइट, और ये टोटल उस लोकेलिटी का एरिया है। इनिशियली यहाँ पे ही लोग ले रहे हैं, फिर यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं आई, जैसे इंडस्ट्रीज आई, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स डेवलप हुए। उसके कारण यहाँ पे क्या है कि नई नई सोसाइटी बनेगी। अब नई नई सोसाइटी बनेगी तो उसके कारण क्या है कि इस पे वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो वाटर की रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए हमें इस एरिया की या इस सिटी की या इस टाउन की क्या है कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो यहाँ की डेथ रेट कितनी है, या फिर हम पहले देखते थे कि बर्थ कितनी रेट है, बर्थ रेट कैसी है इसकी, राइट। फिर दूसरा पैरामीटर है कि यहाँ पे डेथ रेट कितनी है, राइट, डेथ रेट क्या है। फिर तीसरा होता है कि जैसे अगर टाउन है तो यहाँ पे आने के लिए वर्कर्स आएंगे, तो यहाँ पे माइग्रेशन कितना हो रहा है, और इन माइग्रेशन कितना हो रहा है, आउट माइग्रेशन कितना हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे माइग्रेशन कैसा है, माइग्रेशन कैसा है। तो ये जो 3 पैरामीटर है ये इस टाउन की या फिर इस एरिया की क्या है, पॉपुलेशन को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे लोग कितने मर रहे हैं, डेथ रेट कितनी है और माइग्रेशन कितना है। उससे हमारे पास एक पी पॉपुलेशन आई, राइट। इस पी पॉपुलेशन में पर पर्सन की जो वाटर रिक्वायरमेंट है पर डे की, अगर वो 200 लीटर की है, राइट, तो पी इंटू 200 लीटर के लिए हमें इस सर्विस रिजर्वायर को डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। उतना पानी ये ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट कर सके, उतनी कैपेसिटी का हमें ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करना पड़ेगा। इस पाइप की जो मेन पाइप होता है उसका डिस्चार्ज की कैपेसिटी इतनी हो कि वो दिन में इतना पानी यहाँ पर ट्रांसफर कर सके, तो उसके हिसाब से इसका डाया डिजाइन करना पड़ेगा। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा सोर्स क्या, इतना पानी हमें दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट से हम सिर्फ 100 लीटर पर डे के हिसाब से अगर पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं तो हमें एडिशनल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, हमें और एडिशनल सोर्स चाहिए होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बनता है, मतलब किसी भी एरिया का पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन का ग्रोथ का मतलब है कि उस सिटी का डेवलपमेंट कैसा है, राइट, सिटी के डेवलपमेंट का स्टेज कौन सा है, वो कहाँ सेचुरेशन स्टेज पे है या फिर कहाँ पे है। तो उसके लिए पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, कोई भी लिविंग बींग्स होता है उसका किसी भी एरिया में जो रिसोर्सेज उसको मिलते हैं वो क्या करता है, उसका एक्सप्लॉइट करता है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या एक कर्व बनता है। मतलब जैसे पहले पॉपुलेशन n नंबर की थी तो फिर फर्दर इंक्रीज हुई, फिर ये अपने आप में मल्टीपल्स होंगे तो फिर फर्दर इंक्रीज होगी, इस तरह से इसका ग्रोथ होगा। फिर एक पर्टिकुलर सेचुरेशन पॉइंट आएगा, वहाँ पे क्या होगा कि ये जो एरिया है उसके सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा से उससे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन क्या है कि ये इसको एडजस्ट कर सके, राइट। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में अब सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे और पॉपुलेशन आ सके उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन हो गया, गाजियाबाद एक्सटेंशन हो गया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को बियर कर सके, राइट। तो इस तरह से हम लोकेलिटी को एक्सटेंशन करते हैं। लेकिन ये जो इनर पोर्शन था वो अब क्या हो गया, सेचुरेशन में आ गया है ना। यहाँ के सारे जो वाटर रिसोर्सेज थे, डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेज थे, वो अब अपनी हाई कैपेसिटी पे चल रहे हैं, ये हम मान सकते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि जैसे हमारा ये कर्व है, ये कर्व है पॉपुलेशन और टाइम के बीच में, राइट। जब सिटी कोई नई डेवलप होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि एरिया बहुत ज़्यादा रहता है। एरिया ज़्यादा रहने के कारण क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है उस एरिया की वो क्या होती है, पॉपुलेशन की बहुत तेज़ी से होती है। जब सिटी नई डेवलप होती है तो वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हमारी बहुत तेज़ी से होती है। तो जैसे हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, राइट। फिर सिटी में बहुत ज़्यादा मतलब लोग आने लगे, उसके बाद क्या कि वो ग्रोथ इंक्रीज तो नहीं होगी पर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज रहेगी। उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे वो क्या है, एज अ स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस पॉइंट के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके। फिर क्या है कि एक सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद उसमें क्या है कि उस एरिया की जो रिसोर्स का कंजम्पशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
उसके बाद क्या होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है। तो मतलब इस तरह से हमारा एस कर्व बनता है, राइट। मतलब यहाँ पे जो उसका स्लोप होगा डेल पी अपॉन डेल टी, पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पॉपुलेशन के। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। जैसे दो पॉपुलेशन मिलकर 4 बच्चे पैदा किए, फिर ये 4 होके 8 हुए, फिर 8 हुए, इस तरह से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो वहाँ के एरिया की जो है वो ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है। तो मतलब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो उस करंट टाइम पे जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनल रहेगी। ओके। फिर यहाँ पे क्या होता है कि मिडिल कर्व जो होता है उसमें क्या होता है, सिटी की इस स्टेट में क्या होता है कि पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली वेरी करती है, वो पी पे डिपेंड नहीं करती है, पर्टिकुलर डेल पी अपॉन डेल टी जो होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अब ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रेट से ही बढ़ती जाएगी। मतलब एक परिवार में 2 बच्चे होंगे, फिर उनके ही 2 बच्चे होंगे, ऐसे मतलब कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है। फिर ज़्यादा मैच्योरिटी आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे सिटी में जो रिसोर्सेस है उसका कंजम्पशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। तो लोग है ना 1 चाइल्ड प्रीफर करते हैं, या फिर ऐसे उसकी जो पॉपुलेशन है उसकी क्या होती है, रिड्यूस होने लग जाती है। तो जैसे अगर हम अज्यूम करते हैं कि इसकी सिटी इस एरिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, जैसे हमने ये क्या माना, पी एस माना, मतलब ये सेचुरेशन पॉइंट है। ओके, ये हमारी हाईएस्ट पी एस पॉइंट है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी डेल पी अपॉन डेल टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पी एस माइनस पी। जैसे जैसे पी बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो मतलब ये डिक्रीजिंग रेट होगी, क्या रहेगी, डिक्रीजिंग रेट। ओके, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट रेट चलेगी और यहाँ पे हमारी क्या चलेगी, इंक्रीजिंग रेट चलेगी। ओके, तो इस तरह से हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, किसी भी एरिया की इंक्रीज करती है। मतलब जैसे जैसे लोकेलिटी शुरुआत में डेवलप हो रही होती है, जैसे हमारा गुड़गांव डेवलप हो रहा था शुरू में, मतलब लगभग 2000 के आसपास के टाइम पे, तो वहाँ पे सडनली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बूस्टअप होने लगी, लोग वहाँ पे घर खरीदने लगे और तेज़ी से वहाँ की जो एरिया की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेशन के कारण क्या होगी, बढ़ने लग गई, राइट। फिर धीरे धीरे उस एरिया में क्या हो गया कि मतलब लोगों ने अच्छी अच्छी खासी ज़मीन खरीद ली, तो अब वहाँ पे जो मतलब रह रहे उन्हीं के कारण वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होने लगी। फिर क्या हुआ कि वहाँ की सारे के सारे रिसोर्सेज थे, पानी का कंजम्पशन था, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन था, वो बहुत ही पीक लेवल पे आ गया। अब वहाँ पे कहीं पे भी मतलब कोई नया सोसाइटी डेवलप करने के लिए जगह ही नहीं बची। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे मतलब अब पॉपुलेशन क्या होगी, कहीं और डाइवर्ट होगी, मतलब यहाँ की जो ग्रोथ रेट होगी वो अब क्या होगी, कम होने लगेगी। और एक पॉइंट आएगा वहाँ पे उसकी मतलब फुल कैपेसिटी आ जाएगी, मतलब जिसे हम सेचुरेशन पॉपुलेशन कहते हैं, जिसे हम किससे, पी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया की जो मेगा सिटीज़ है जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना, तो ये क्या है कि अपनी मतलब पीक लेवल पे आ गई है। अब पीक लेवल पे आ गई और वहाँ पे मतलब और लोग आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस एरिया का क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन जैसे गुड़गांव का एक्सटेंशन किया, है ना, गाजियाबाद का एक्सटेंशन किया, अपने राजस्थान में जो धौलपुर और भरत अलवर वाला रीजन है वो भी क्या है, दिल्ली एनसीआर का एक्सटेंशन रीजन में आता है ना। तो इसलिए आसपास के स्टेट के जो रीजन है उसको भी उस एरिया के अंदर कवर करके हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि वो और ज़्यादा पॉपुलेशन को वहाँ पे एडजस्ट कर सके। उसी तरह हम देखते हैं बॉम्बे में है, बॉम्बे में हमने पूना का एक्सटेंशन किया, नवी मुंबई बनाई। वो क्यों बनाई, क्योंकि जो मुंबई जो लोकल एरिया है वो क्या हो गया, फुली कंजम्प्टेबल हो गया है। मतलब उसमें और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी आ नहीं सकती है, राइट। इस तरह से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बनता है। तो हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको हम डिजाइन करते हैं कि हमारा सिटी किस लेवल पे लाई कर रहा है, वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे लाई कर रहा है या इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट पे लाई कर रहा है। तो उसके 30 साल तक हमें हमारा सप्लाई सिस्टम की जो कैपेसिटी होगी, क्या ये उसको टैकल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो वो सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब 30 साल के बाद हमारी वहाँ की एरिया की पॉपुलेशन कितनी होगी। ओके, आवाज आ रही है मेरी अब।
हेलो। यस सर। बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस तरह से ग्रोथ करती है। ओके, तो पॉपुलेशन कर्व या ग्रोथ कर्व किस तरह से ड्रॉ किया है ये आपको समझ में आया। इनिशियली टाइम जीरो से लेके यहाँ पे ये जो टाइम होता है वो ईयर या डिकेड में किसी में भी हो सकता है ना। तो उसके हिसाब से हमारे किसी भी एरिया की पॉपुलेशन इनिशियली तो क्या होती है, हाई रेट से इंक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट होती है और फिर डिक्रीज करते करते अपनी सेचुरेशन पॉइंट को अचीव करती है। ओके, तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो वहाँ पे हम पॉपुलेशन का क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। मतलब टी टाइम, मतलब यहाँ से मतलब अभी हम इस स्टेज पे हैं तो 30 साल बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ओके, मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मतलब ये जो रेट होती है वो कैसी है उसके हिसाब से हमने फर्स्ट हमारा मेथड है अर्थमेटिक इंक्रीजिंग मेथड। ओके, अरिथमेटिक इंक्रीजिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। मतलब हमारा सिटी जो है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, तो हमें अगर इस पॉइंट की अगर पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम इस टाइप के मेथड को कंसीडर करके चलेंगे, राइट। इसके लिए जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, पी एन इज इक्वल टू वट, पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। यहाँ पे पी एन जो है वो हमारी क्या है, फ्यूचर की पॉपुलेशन है एट एन डिकेड। यहाँ पे जो टाइम होता है वो डिकेड मतलब 10 साल के अंतराल में लेते हैं। यहाँ पे जो पी एन होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन, प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, आफ्टर एन डिकेड। पी जीरो जो होती है वो हमारी क्या होती है, पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। ओके, और उसके बाद हमारा जो एन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेड्स, कितने साल बाद की हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। तो एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेड। ओके, और एक्स बार जो होता है वो हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होती है उसका मीन कितना आ रहा है। तो अरिथ एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज रेट, ठीक है ना, एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, राइट। इसको यूज करके हम एनएस डिकेड पे मतलब कितने साल बाद हमारी पॉपुलेशन क्या होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारी कोई हमें प्रीवियस रिकॉर्ड में पॉपुलेशन दे रखी है, जैसे हमारी यहाँ पे ईयर्स है और यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है। ओके, तो जैसे हमारे 1930s में पॉपुलेशन दे रखी है हमें 25,000। ओके, 1940s में हमें दे रखी है 28,000। उसके बाद 1950 में दे रखी है 34,000, राइट। 1960 में दे रखी है, ऐसे डिकेडल पॉपुलेशन का हमारा प्रीवियस डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। 1960 में हमें दे रखी है 42,000। फिर 1970 में दे रखी है हमें 47,000। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अब हमें पूछेगा कि लगभग एक डिकेड के बाद मतलब 1980s में हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी और 1930s में हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी पॉपुलेशन एट 1980 क्या रहती है और पॉपुलेशन आफ्टर 6 डिकेड मतलब पॉपुलेशन एट 19 और 2030 कितनी रहती है, राइट। 6 दशक बाद हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी इस एरिया की और 1 दशक बाद पॉपुलेशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम अगर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पी एन इज इक्वल्स टू व्हाट, पी नॉट प्लस एन एक्स बार। एक्स बार क्या होता है कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है
उसका एवरेज लेना है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो आज की है उससे कितना इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 28,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू व्हाट, 3,000 का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, राइट। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ सेकेंड डिकेड में, 34,000 माइनस उसके लास्ट डिकेड में कितनी पॉपुलेशन थी हमारी, 28,000, 28,000। यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट कितना होगा, 28 तो मतलब 6,000, 6,000 का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे कितनी 42,000 पॉपुलेशन है, उससे पहले कितनी है 34,000 है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, 42,000 माइनस 34,000 इज इक्वल टू कितना हो गया इंक्रीमेंट, 6 + 2 4 8, 2 8 है ना, 8,000 का इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद इन दोनों में इंक्रीमेंट कितना आया है हमारा, 47,000 माइनस 42,000। तो यहाँ पे हमारा 5,000 का इंक्रीमेंट है। तो एक्स बार क्या है हमारा, एवरेज इंक्रीमेंट। तो ये जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज इंक्रीमेंट कितना होगा, एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय कितना है, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 22,000 डिवाइडेड बाय 4, मतलब आया 5500, राइट। ये हमारे पास एक्स बार आ गया। अब हमें फर्स्ट निकालना है कि हमारी पॉपुलेशन कब, पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड मतलब 1980s में हमारी पॉपुलेशन कितनी रहेगी। ओके, 1980s में हमारी पॉपुलेशन कितनी रहेगी। तो पी नोट मतलब प्रेजेंट ईयर में हमारा कौन सा है, 1970 है, ये हमारा क्या होगा प्रेजेंट ईयर है। तो पी नोट में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 47,000, राइट। तो 47,000 हमारी पी नोट हो जाएगी प्लस एन, एन नंबर ऑफ डिकेड आफ्टर कितना, एक डिकेड मतलब 10 साल बाद हमारी कितनी होगी, 1 इंटू एक्स बार, एक्स बार हमारा कितना है 5500। तो यहाँ से हमारी कितनी पॉपुलेशन आ जाएगी, 52,500 पीपल्स, इतनी पॉपुलेशन आ जाएगी। तो 6 डिकेड आफ्टर 6 डिकेड हमारी क्या होगी, आफ्टर 6 डिकेड क्या होगी, मतलब 1970 के बाद 6 डिकेड मतलब 2030 में हमारी पॉपुलेशन कितनी रहेगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, पी नॉट हमारी 4,007 मतलब 47,000, राइट। 47,000 प्लस एन की वैल्यू अब कितनी आएगी, 6 इंटू एक्स बार हमारा कितना है 500। यहाँ पे हमारी डिकेडल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 80,000। ओके, तो इस तरह से हम आफ्टर 6 डिकेड, आफ्टर 1 डिकेड, या फिर हमें 30 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3 साल। आफ्टर 2000 हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो 47,000 इंटू 6 इंटू 6 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 3, राइट। 3 इंटू 5500, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन कितनी आएगी 5500 इंटू 3 प्लस 47,000। तो यहाँ पे 63,500 हमारी पॉपुलेशन आएगी, 63,500। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन मेथड या फिर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज़ करके क्या निकालते हैं, फ्यूचर पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर पॉपुलेशन हम अगर इस मेथड को यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे आप। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो फिर अब अगला मेथड है जिससे हम पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा है ज्योमेट्रिक मीन मेथड या फिर ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ओके, तो अगला मेथड है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या माना था कि जो ये एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसमें हम क्या मानते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इसमें हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज हमारा क्या है, कांस्टेंट है। पर डिकेड
परसेंटेज इंक्रीमेंट जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। उसके लिए हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, पी एन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, पी जीरो प्लस वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ओके, इस रिलेशनशिप से हम फ्यूचर पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे पी एन हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन एट पी एन हमारा क्या होगा, फोरकास्टेड पॉपुलेशन और पर्सपेक्टिव पॉपुलेशन, राइट। प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन। पी जीरो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन। और यहाँ पे जो आर है वो क्या होगा, ग्रोथ रेट। आर है वो क्या होगा, ग्रोथ रेट। अब आर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे हमारा क्या है, एवरी डिकेड में जो ग्रोथ रेट आई है वो क्या है, ये जैसे ग्रोथ रेट में R1, R2, R3 आएगा। R1 क्या होगा, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल या फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100, राइट। इससे हमारी रेट आएगी। ऐसे हम सारी के सभी की रेट निकालेंगे और फिर उसका हम क्या निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमारा कैसे आएगा, R इज इक्वल टू n रूट ऑफ R1 इंटू R2 इंटू R3 और Rn। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उससे देखेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, हमें यहाँ पे ईयर्स दे रखे होंगे। ईयर्स जैसे 1951 दे रखा है, 1961 दे रखा है, 1971 दे रखा है, 1981 दे रखा है। ओके, इन साल की हमें प्रीवियस रिकॉर्ड में डाटा दे रखा है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें पॉपुलेशन दे रखी है। पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 1000 में देखें तो यहाँ पे दे रखी है हमें 93,000। फिर हमें दे रखी है 1,11,000। ओके, फिर 1,32,000। फिर हमें दे रखी है 1,61,000। ओके, ये पॉपुलेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। फिर पूछेगा कि मतलब 3 डिकेड के बाद हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी, मतलब आफ्टर 30 years व्हाट इज पॉपुलेशन। ठीक है ना, पॉपुलेशन हमारी क्या रहेगी। इसे सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड से जब सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन मेथड में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे, राइट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब अगर यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट में कितना, 110 माइनस 93,000, राइट। तो कितना इंक्रीमेंट आया हमारे पास, 18,000 का। फिर यहाँ पे 1971 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है हमारा, 132 माइनस 111 इंटू 1000। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट कितना है, 21,000। ओके, फिर यहाँ पे 161 माइनस 132 इंटू 1000। यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट कितना है, 29,000। ये हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन आया। अब हमें क्या निकाल, पॉपुलेशन इंक्रीज का परसेंटेज। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, रेट हमारी होती है इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ पे हमारी रेट क्या होगी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन। मतलब 93,000 के बाद हमारा कितना, 18,000 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे R1 कितना आएगा हमारा, 18,000 डिवाइडेड बाय 93,000 इंटू व्हाट, 100। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास कितनी रेट आएगी यहाँ पे, 19.35।
परसेंटेज में। ओके, फिर परसेंटेज इंक्रीज सेकेंड में कितना होगा, R2 इज इक्वल टू what आएगा 21,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन अब कितनी हो जाएगी 1,11,000। ओके, 1,11,000 इंटू 100, तो यहाँ पे हमारी आएगी 21 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारी आएगी 18.92%, 18.92%। ओके, R3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 29,000 डिवाइडेड बाय 1,32,000 इंटू 100, तो यहाँ पे हमारे इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है 21,097%, राइट। तो ये हुआ हमारा R, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब इसका हम क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा हमारा, 3 टर्म्स है तो हमारा क्यूब रूट होगा, राइट। R हमारा ज्योमेट्रिक मीन से कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ R1 इंटू R2 इंटू R3। ओके, तो क्यूब रूट निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 19.35 इंटू 18.92 इंटू 21.97। ओके, तो यहाँ से हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास पर डिकेट परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, पर डिकेट परसेंटेज इंक्रीज आएगा 20.03% पर डिकेट। ओके, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। बस अब तो कुछ बचा नहीं है, अब फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे क्या निकालनी है, पी एन का हमारे पास रिलेशन क्या है, पी एन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के लिए होता है P0 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n हमारा नंबर ऑफ डिकेट्स है। हमें 30 साल बाद पॉपुलेशन निकलने तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आफ्टर 30 ईयर हमारी पॉपुलेशन कितनी रहेगी, वो अगर हमें निकालना था हमारे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। P0 हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 1981 में हमारी है 1,61,000, ये हमारी P0 हो जाएगी, राइट। ये हमारी 1981 में जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,61,000। ओके, तो 1,61,000, यहाँ पे हमारा P एट 30 ईयर बाद मतलब 1981 से 30 साल कितना हो 2011 पे कितनी होगी, P0 हमारे पास कितना है 1,61,000, 1 प्लस यहाँ पे R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है, कितनी है 20,000.0 डिवाइडेड बाय 100, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0 हमारे पास आता है 278,416 इतने लोग होंगे कितने 2011 में। इस तरह से हम 30 साल बाद पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 6 डिकेड के बाद या फिर हमें आफ्टर 50 ईयर कितनी पॉपुलेशन होगी, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे 2000 कितने 31 में 2031 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 616,000 इंटू 1 प्लस 20.03 डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पे आप कितना 5 डिकेड बाद मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 1.003 की पावर 5 इंटू 616, यहाँ पे 4,40,11,20 इतनी पॉपुलेशन रहेगी, 4,01,120, राइट। इस तरह से हम पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, ज्योमेट्रिक इंक्रीजिंग मेथड। इन दोनों मेथड को समझने में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है इसको समझने में? नो सर। किस तरह से हम पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं, हमारी मतलब फ्यूचर की पॉपुलेशन क्या होगी, हम इन रिलेशनशिप को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला हमारा मेथड है इसी में पॉपुलेशन को फ्यूचर में फाइंड आउट करने के लिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। मतलब
यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट नहीं रह के वो भी इंक्रीज कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। थर्ड हमारा रिलेशन मेथड है, थर्ड मेथड है हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में क्या होता है कि हम ग्रोथ रेट को कांस्टेंट अज्यूम नहीं करते हैं, राइट। इन इट ग्रोथ रेट आर नॉट assumed to be constant, not assumed to be constant। मतलब जो हम ग्रोथ रेट निकाल रहे थे वो कांस्टेंट नहीं है, तो वो भी क्या होगी, वेरी करेगी। मतलब जो हम एक्स बार की वैल्यू निकाल रहे थे वो कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं, राइट। उसमें भी मतलब जो हम इंक्रीमेंटल मान रहे हैं वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या रिलेशनशिप बनता है यहाँ पे, पी एन इज इक्वल टू पी ज़ीरो प्लस एन एक्स बार प्लस n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। यहाँ पे ये रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको पता है पी एन क्या है, प्रस्पेक्टिव पॉपुलेशन है, पी ज़ीरो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेट्स है, राइट। एक्स बार क्या है, एक्स बार हमने जैसे ही हमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में यूज़ किया था वही एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक्स बार हमारा क्या है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ओके। और यहाँ पे हमारा वाई बार क्या हो जाएगा, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये जो इंक्रीज हो रहा है उसमें कितना इंक्रीमेंटल रेट है, राइट। एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट। ये हमारा वाई बार हो गया। तो ये क्या है, इसको हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे पता चल जाएगा। जैसे अब हमें यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड दे रखा है, जैसे यहाँ पे हम हमारा ईयर दे रखा है और यहाँ पे हमें पॉपुलेशन दे रखी है, ओके। तो साल हमारा जैसे 1940s के हमें रिकॉर्ड दे रखे हैं, 1940s, 1950, 1960, 1970 और 1980। इसके करस्पॉन्डिंग हमारी पॉपुलेशन हमें दे रखी है। जैसे यहाँ पे हमें दे रखी है 2,02,3,7,9,8,6,2,4, राइट। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन दे रखी है 4,6,9,4,6,9,7,8,3,2,5, राइट। नीचे हमें यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है 5,4,7,8,6,4,3,2। यहाँ पे पॉपुलेशन हमें दे रखी है 3,6,3,4,6,7,8,2,3 और यहाँ पे हमें पॉपुलेशन दे रखी है 6,90,7,7,4,2,1। ये हमें पॉपुलेशन दे रखी है, ओके। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फिर इसका एवरेज लेने से हमारे पास क्या आएगा, एक्स बार आ जाएगा, राइट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब फर्स्ट इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा 2, 3, या फिर यहाँ पे लिखें तो 4,6,9,7,8,3,2,5 माइनस 2,3,7,9,8,6,2,4, राइट। ये कितना आएगा हमारे पास 2,3,1,9,1,7,9 2,3,1,7,9,7,0,1, ओके। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 7,8,0,8,1,1,2 और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास इंक्रीमेंट आएगा 8,6,8,1,3,8,6 और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आएगा 5,6,0,9,5,6,0,9,5,9,8, ओके। तो अब हम एक्स बार निकालेंगे। तो एक्स बार हमारे पास क्या आएगा, एवरेज ऑफ इंक्रीज, मतलब 2,3,1,7,9,7,0,1 प्लस 7,8,0,8,1,1,2 प्लस 8,6,8,1,3,8,6 प्लस 5,6,0,9,5,9,8 डिवाइडेड बाय 4,
ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स बार आएगा। एक्स बार की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एक्स बार हमारे पास आएगा 19699। ओके, ये हमारे पास क्या आया, एक्स बार आया। उसी तरह से आप वाई बार निकालेंगे तो वाई बार क्या होता है कि जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है इनमें इंक्रीमेंट कितना है, मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये हम निकालेंगे। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज हमारा क्या रहेगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज हमारा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जैसे कि 7808112 माइनस करेंगे 23179,701। यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना आएगा, माइनस में जैसे आया, माइनस में हमारा आया 153,715,889। ओके, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा हमारा, प्लस में आ रहा है 873274। ओके, फिर हमारा इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है 3071788। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, पर यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन से जोड़बाकी ही करनी है, राइट। तो ज़्यादा कोई इसमें है नहीं। अब इससे हमारा क्या आएगा, वाई बार आएगा। तो वाई बार हमारा हो जाएगा इसका एवरेज वैल्यू हम साइन के साथ लिखेंगे 1-153,715,889 प्लस 873274 माइनस 3071788 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से हमारे पास वाई बार आ जाएगा माइनस में 7856701। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई बार आ गया, और यहाँ पे ये हमारे एक्स बार आ गया, राइट। तो अब हमारी क्या निकालनी है, फ्यूचर में पॉपुलेशन निकालनी है। मतलब मान लिया कि हमारी 2000 में कितनी पॉपुलेशन होगी, पी सर। हाँ सर ये वाई बार किस जगह चाहिए सर, ये दोबारा समझा दीजिए। ठीक है। वाई बार का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्स बार के लिए जो हमारी इंक्रीमेंटल पॉपुलेशन है ना, उसका इंक्रीमेंटल कितना हो रहा है, मतलब एक्स बार में जो हमने टर्म्स निकाली है उसका इंक्रीमेंट कितना है। जैसे हम स्मॉल डाटा में देखें, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जैसे हमारी मतलब 1980 में या फिर 1950 में पॉपुलेशन दे रखी है हमें 5000। ओके, 1960 में हमें पॉपुलेशन दे रखी है 7000, राइट। 1970 में हमें पॉपुलेशन दे रखी है 8000। फिर 1980 में हमें पॉपुलेशन दे रखी है 9000, और 1990 में हमें पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, मान लिए कि हमें यहाँ पे 11000 पॉपुलेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगा, 7000 में से 5000 गया तो हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, 2000 का, राइट। फिर यहाँ पे 8000 में से 7000 गया तो यहाँ पे कितना इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, 1970 में हमारा 1000 का इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ। फिर यहाँ पे हमारा कितना इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, 1000 का, और यहाँ पे हमारा 2000 का इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, राइट। अब हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इससे हम वाई बार निकालेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल, मतलब ये रेट अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये जो इंक्रीज है वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इस तरह से। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे मतलब 1000 माइनस और 2000। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना है, रेट हमारी रिड्यूस हो रही, तो मतलब यहाँ पे -1000 का इंक्रीमेंटल इंक्रीज है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना होगा, 1000 माइनस वॉट 1000। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज कैसा है, 0 है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज कैसा है हमारा, 2000 माइनस वॉट 1000, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस में हमारा 1000। तो अब यहाँ पे हम एक्स बार के लिए क्या निकालेंगे, इनका एवरेज। तो एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 2000, राइट। तो 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 2000 डिवाइड बाय 4। ओके,
4 टर्म्स है तो इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1500, राइट। यहाँ पे अगर हम वाई बार निकालें तो वाई बार हमारा क्या हो जाएगा -1000 प्लस 0 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है कि 1000 से 1000 कट गया तो 0, राइट। तो यहाँ पे ये केस जो है वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज का नहीं है, पर यहाँ पे अगर यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज होता, यहाँ पे वैल्यू कुछ और होती, यहाँ पे 8000 की जगह पे कुछ मतलब 8500 होती, तो यहाँ पे कुछ टर्म एक्स आती, राइट। उसके हिसाब से हमारे पास वाई बार की टर्म आती। अब वाई बार आ गया तो सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें अगर 2010 की पॉपुलेशन निकालनी है तो 2010 की पॉपुलेशन के लिए वाई एन हमारे पास रिलेशन क्या है, पी नोट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू वाई बार। ओके, तो यहाँ पे हमारी 1990 की प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, 2010 की निकालनी मतलब 2 डिकेड बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो एन इक्वल टू हमारा क्या होगा 2, तो पॉपुलेशन 10 2010 में हमारी क्या होगी, इनिशियल P0 पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है 11000 है, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी कितनी है 11000 है, प्लस एन हमारा कितना है 2 है, एक्स बार हमारा कितना है 1500, सॉरी यहाँ पे 1500 रहेगा ना, 1500 प्लस एन कितना है 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार हमारा कितना है यहाँ पे 0 है, 0 की जगह अगर टर्म आती तो कुछ आ जाता, तो यहाँ पे हमारी ये टर्म कितनी हो जाएगी 0, राइट। तो ये मतलब सिंपल हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से ही सोल्व हो जाएगा। तो 11000 प्लस 3000 तो हमारी पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 14000। आप समझ में आया किस तरह से वाई बार निकला है? यस सर। सर इसमें ये पी नॉट की टर्म कैसे, पी नॉट हमारी जो लास्ट डिकेड की जो पॉपुलेशन हमें पता है ना, वो हमारी पी नॉट होती है, ठीक है ना, उसे हम हमारी यस सर पॉपुलेशन मानते हैं। जो हमें मतलब प्रीवियस डाटा अवेलेबल है, तो जो लास्ट डाटा अवेलेबल होगा उससे ही हम आगे एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं। ये एज ए एक्सट्रापोलेशन मेथड ही एक तरह से हम पॉपुलेशन को फ्यूचर में कितनी होगी वो क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमारी जो लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन हमें पता है, उससे उसकी जो पिछले जो रिकॉर्ड में जो उसकी रेट आ रही थी, उसी रेट से अगर वो आगे बढ़ेगा तो कितनी उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए अलग अलग तरह के मेथड दे रखे हैं हमें। अगर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है या ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा। जैसे हमने फर्स्ट में अपना ग्रोथ कर्व डिस्कस किया था, ग्रोथ कर्व में हमने बोला था कि हमारा कर्व जो होता है वहां पे सिटी हमारी कहाँ है, मतलब जैसे हमारा ये ग्रोथ कर्व था ना, तो ग्रोथ कर्व में अगर हमारी सिटी अगर यहाँ पे है, अभी मतलब सिटी का जो डेवलपमेंट है वो इस स्टेज पे है, यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन क्या है, अगर सिटी हमारी इस लेवल पे आ गई है या फिर इस स्टेज पे आ गई है, सिटी इतने टाइम पुरानी हो चुकी है, तो मतलब यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसी है हमारी, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज या फिर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज कर सकते हैं, राइट। अब अगर हमारी सिटी क्या है कि मतलब अब वो अपनी सैचुरेशन पॉइंट को अचीव करने जा रही है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड को यूज करेंगे। समझ में आया ना। तो जैसे हमारी यस सर किसी भी सिटी या लोकेलिटी की पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज कर रही है, उस मेथड को हम उसके करस्पॉन्डिंग यूज कर लेंगे। वो वहाँ का एरिया कितना पुराना है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो रिसोर्सेज, उस हिसाब से हम देखेंगे ये ग्रोथ रेट में या फिर ग्रोथ कर्व में कहाँ पे लाई कर रहा है, ये ए जोन में लाई कर रहा है या बी जोन में लाई कर रहा है या सी जोन में लाई कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हम उस मेथड को यूज करते हैं। तो जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कहाँ है, इस बीच वाले कर्व में लाई करती है, राइट। तो हम मोस्टली कौन सा मेथड यूज करते हैं, अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक मीन मेथड को यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा वाटर मतलब जो BIS का मैनुअल है वो कहता है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन मेथड को यूज करना चाहिए इस जोन के लिए, ठीक है ना। इससे हमारे बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो समझ में आया ये आपको कि हम कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, किस तरह से पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। यस सर ठीक है ना। अब एक मेथड हमारा बचा है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, ठीक है ना। जो लास्ट स्टेज में जैसे पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, ग्रोथ रेट हमारी डिक्रीज हो रही है ना। तो उसके लिए हम एक और मेथड को यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। उसको ही इसी तरह यस से सर फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आज हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, इंक्रीजिंग रेट मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड।
इनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।